अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल। देखिए जरा, ये पहले जो डायग्राम दिया हुआ है ये मैंने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर भी दिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी दिया था। आप जरा इसको ध्यान से देख लें ताकि आपको ये कोई कंफ्यूजन ना रहे। रिप्रोडक्टिव साइकिल समझने में आपको आसान रहेगा ये सारा का सारा। ये डायग्राम भी मैंने पहले दिया हुआ था जो कि एक तरीके से लोकेशन बताता है बॉडी के अंदर कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं। ये मेजर पॉइंट है हमारा। इसमें हम दो पॉइंट्स के अंडर हम स्टडी करेंगे। पहला तो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर किस तरीके की है। सेकंड क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ओवरी है वो, और जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है फीमेल्स के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें। चलिए पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें अगर आप शुरू करो यहाँ से, ये वेजाइना है जो बाहर की तरफ खुलता है। वेजाइना के बाद ये है सर्विक्स और ये सर्विकल कैनाल है, और ये सारा का सारा जो यूटेराइन कैविटी है, और ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट क्या है, यूट्रस है। यूट्रस यानी गर्भाशय, ठीक है। और ये जो है ये ओवेरी है। ओवेरी के बाद ये फैलोपियन ट्यूब है। अब इनको हम देखते हैं एक एक करके। तो ओवरी का क्या काम है, ओवरी का फंक्शन है ओवम प्रोड्यूस करना, ठीक है। जैसे कि टेस्टिस का फंक्शन था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस करना, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो ओवरी का काम है वो है ओवम प्रोड्यूस करना, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए जरा, ये फैलोपियन ट्यूब है। इसमें सबसे पहला पार्ट है फिम्बरी, बिल्कुल स्टार लाइक फनल शेप स्ट्रक्चर है, ये फिम्बरी है। और ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर जहाँ थोड़ा सा ऊपर से खुला हुआ भाग होता है वहां जुड़ी हुई है, उसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम एक कर्व्ड ट्यूब से जुड़ी होती है जिसको एम्पुला बोलते हैं, और एम्पुला जो है वो इस्थमस से जुड़ी होती है। ये कंप्लीट पार्ट यानी फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहलाते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब देखिए इस तरफ भी यही सिस्टम है, दो ओवरीज होती हैं, यही सिस्टम है। और ये किससे जुड़ी होती है, पूरी की पूरी यूट्रस से जुड़ी होती है। यूट्रस का जो अपर पार्ट है वो क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है, ठीक है। अब इसको मैं एक बार डायग्राम को क्लियर कर देता हूं ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकें। अब देखिए जरा, अब हम जो देख रहे हैं इसकी यूटेराइन वाल को हम देख रहे हैं, ये तीन पार्ट की बनी होती है। सबसे इंटरनल वाल है वो काफी सॉफ्ट नेचर की होती है जो कि एम्ब्रियो को होल्ड करने का काम करती है। वो वाल क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम। एंडो यानी अंदर की तरफ। ये हमेशा ध्यान रखें, प्री मेडिकल टेस्ट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बाहर से अंदर की तरफ क्या सीक्वेंस होता है यूटेराइन वाल का, या अंदर से बाहर की तरफ क्या सीक्वेंस होता है, ये ध्यान रखें आप। सेकंड है मायोमेट्रियम। मायो का मतलब होता है मेड फ्रॉम मसल्स, मसल्स से जो बनी होती है वो मायोमेट्रियम है। पेरीमेट्रियम जो बाहर की तरफ वाली वाल है वो पेरीमेट्रियम है। बाहर से अंदर की तरफ चले तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, और अंदर से बाहर की तरफ चले तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आप बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं सीक्वेंस तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और अंदर से बाहर देख रहे हैं तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ये सीक्वेंस याद रख लें, प्री मेडिकल टेस्ट में आते हैं ये, ठीक है। तो ये तो थी पूरी स्ट्रक्चर। ओवरी की स्ट्रक्चर भी हम आगे देखेंगे। चलिए अब देखते हैं ओवरी की स्ट्रक्चर। एक तरीके से ये डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे। तो ओवरी के स्ट्रक्चर में ये
आप देख रहे हैं वेन्स एंड आर्टरीज दोनों ओवरी के अंदर ब्लड सप्लाई और उसको ब्लड को वापस ले जाने का काम करती हैं। तो यहाँ देखिए ये जो पार्ट है ये जर्मिनल एपिथेलियम है, जहाँ से बेसिकली एग बनना शुरू होता है। तो और ये जो एग बनने शुरू हो जाते हैं उनको फॉलिकल्स कहते हैं। और इनके ऊपर क्या है, जैसे जैसे सेल की लेयर्स डिपॉजिट होती जाती हैं उसके हिसाब से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, इस तरह के कुछ नाम होते हैं जो कि आप हायर क्लासेस के अंदर और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। और ये इस तरीके से पूरी स्ट्रक्चर ओवरी की पाई जाती है। आप ओवरी को इस तरीके से बनाएं, जब भी बनाएं कॉर्पस ल्यूटियम भी उसमें बनाएं, ओवल्यूशन भी उसमें दिखाएं, और ये जो कॉर्पस एल्बिकेंस भी आप उसके अंदर बनाएं। इसको ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव साइकिल में भी। और अगर आप इसके बाद वाला लेक्चर देखेंगे यानी जो गैमेटोजेनेसिस वाला है उसमें oogenesis देखेंगे, उसमें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप एक तरीके से इसको ऐसे याद रखें, पहले प्राइमरी फॉलिकल है बनाएं, फिर oocyte बनाएं, फिर सेकेंडरी oocyte बनाएं, फिर ग्रेफियन फॉलिकल बनाएं, फिर ओव्यूलेशन दिखाएं, और फिर कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिकेंस। एक बार यहाँ मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ हमेशा ही। पहले तो प्रीमोर्डिया, जब भी शुरू होता है तो प्रीमोर्डिया, प्रीमोर्डिया के बाद प्राइमरी फॉलिकल, और प्राइमरी फॉलिकल के बाद oocyte, oocyte भी कौन सा, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के बाद सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के बाद आप दिखा दें ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल के बाद दिखा दें आप ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम के बाद कॉर्पस एल्बिकेंस। इतनी जो स्ट्रक्चर्स हैं, इतनी स्टेजेस हैं, आप जब भी ओवरी बनाएं उसके अंदर जरूर दिखाएं, ये आपको और भी आगे क्लियर हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है। स्पेशली क्या है, ह्यूमन बीइंग के अंदर फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है वो एक साइक्लिक मैनर के अंदर चलता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। इसका एक पर्टिकुलर एक क्लॉक सेट होती है, जो ये मान के चलिए कि लगभग 28 डेज की ये पूरा का पूरा साइकिल है, जिसमें से फर्स्ट 3 to 5 डेज को हम ब्लीडिंग डेज मानते हैं, जिसमें ब्लीडिंग होती है। और अब इसको अगर इस तरीके से समझेंगे कि ये जो डेज हैं इनमें अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है तो जो वाल होती है, हमने यूट्रस के अंदर देखी थी एंडोमेट्रियम, जिसके अंदर फ्यूटस जो है वो एडजस्ट होके मैच्योर होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वाल जो है डिग्रेड होकर के वेस्टेज जो है वो ब्लड के थ्रू बाहर निकालती है। तो ये जो है वो ब्लीडिंग फेज है फर्स्ट से 5 डेज के अंदर। और आप इससे आगे का जो पढ़ेंगे हम इसको 3-4 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। एक तो पहला प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो क्या रहता है, दोनों हार्मोन्स हैं। फिर एफएसएच और एलएच का क्या लेवल रहता है ये दिखेंगे। और उसके बाद जो फॉलिकल्स हैं उनकी मैच्योरेशन फेज किस तरीके से आती है ये देखेंगे। और एंडोमेट्रियम की वाल का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है ही है। तो देखिए फर्स्ट जो 5 डेज हैं, आप ये मानिए जो फर्स्ट डे होता है जब ये जो वाल है डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, वो वाल डिग्रेड होना शुरू हो जाती है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता। तो ब्लीडिंग का फर्स्ट डे जो है वो इस साइकिल का भी फर्स्ट डे कहलाता है। उसी टाइम क्या होता है आप देखिए, अगर लेवल देखेंगे हार्मोन्स का लेवल, में अभी ग्रीन लेवल ग्रीन का जो कर देता हूँ ये देखिए, इस टाइम एंडोमेट्रियम इस लेवल पर है, प्रोजेस्टेरोन लेवल लो है, एस्ट्रोजन लेवल भी लो है, प्राइमरी फॉलिकल बनना शुरू हो गया, यानी नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल की तैयारियां यहाँ शुरू हो गई है। ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑन एंड एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, ये दोनों ही किससे निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। आप ध्यान कर ले, प्री मेडिकल टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो ये रहता है, और ये मान के चलिए कि 5th डे तक ये सिस्टम रहता है। इसके बाद क्या है, ये देखिए वाल एकदम पतली हो जाती है एंडोमेट्रियम। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल ये वही है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। ठीक है। यहाँ इस चीज को आप जब आप गैमेटोजेनेसिस में देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आप इसको
प्राइमरी oocyte माने, इसको सेकेंडरी oocyte माने। और ये भी देखें, ये सेकेंडरी oocyte जो है वो ओव्यूलेशन तक सेकेंडरी oocyte ही रहती है, ये विशेष ध्यान रखें। सेकेंडरी oocyte के बाद ओवम का फॉर्मेशन हमेशा ही फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले होता है, और वो कहाँ पे होता है? ओवरी में नहीं होता है। वो कहाँ पे होता है? वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ये भी प्री मेडिकल टेस्ट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख ले में, इसको ध्यान कर ले में, आप कंफ्यूज ना रहें बिल्कुल भी। देखिए, अब देखिए 14th डे काफी इंपॉर्टेंट डे है। इस दिन ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का क्या सेंस है यहाँ पे? जो ओवरी होती है, ओवरी जो होती है, ओवरी से ओवम बाहर आता है। ओवम बाहर आने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? ओव्यूलेशन कहलाती है। ओव्यूलेशन कौन से डे होता है? 14th डे। और 14th डे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच जो है फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, और एस्ट्रोजन तीनों ही अपने हाईएस्ट लेवल पर होते हैं, ये भी ध्यान रखें आप। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये जहां से ओवम निकल गया है, ओवरी से ओवम निकला था, वहां पर खाली कैविटी रहेगी। वो कैविटी एक ग्लैंड की तरह काम करती है, जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर क्या बनना शुरू हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। और इस टाइम क्या है? प्रोजेस्टेरोन का देखिए, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाईएस्ट होता है। और जब भी प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाईएस्ट होता है, एंडोमेट्रियम भी अपने हाईएस्ट मैच्योरेशन लेवल पर होती है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, प्रोजेस्टेरोन आता रहता है, और एंडोमेट्रियम अपने उसी साइज में, मोटे साइज के अंदर बनी रहती है, और फिटस यानी एम्ब्रियो को पलने के लिए एक इम्पोर्टेंट जो मीडियम वो देती रहती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस स्टेज में क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बनने लगता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन लेवल कम तो एंडोमेट्रियम लेवल की, एंडोमेट्रियम जो आपकी जो अंदर वाली लेयर है यूट्रस की, वो भी अब डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी, और वापस जो है वही स्टेज आ जाएगी, 1st से 5th डे वाली। ठीक है, इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल होता है, ये हार्मोन्स चेंज होते हैं। ठीक है, और जब प्यूबर्टी यानी जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है फीमेल्स के अंदर, उसको बोलते हैं मेनार्क, मेनार्क। ठीक है, और लगभग 55 की एज के आसपास उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, उस स्टेज को बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज, इनको ध्यान रखें आप, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं, उसको भी आप एक बार पढ़ लें। तो इस तरीके से ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है। आपको ढंग से समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।